कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयार हैं मेरे साथ एक नया पाठ आपकी व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पढ़ने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वाणी श्रृंखला की मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 5 का एक और नया पाठ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, वर्ण विचार। वर्ण, पहले हम देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि बोलते समय जब हम बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं हमारे मुंह से। इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं। ये चिन्ह अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं जब हम बोलते हैं, तो अलग अलग ध्वनियों के लिए चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ख, फ आदि। वर्ण में निहित ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को स्पष्ट किया जा सकता है। अब कुछ उदाहरण पढ़ते हैं जिससे कि मूल ध्वनियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे बरसात शब्द में 8 मूल ध्वनियाँ हैं। देखिए, शब्द एक है परंतु इसमें ध्वनियाँ कितनी हैं? 8। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ध्यान से देखिएगा, ब, अ, र, अ, स, आ, क्या की मात्रा है, त और अ। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अब देखिए, ब के नीचे हलंत लगा है, र के नीचे हलंत लगा है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। इन्हें वर्ण कहा जाता है क्योंकि इसके और खंड नहीं हो सकते हैं। हमने इस शब्द में से 8 मूल ध्वनियाँ निकाली और उसके आगे और टुकड़े नहीं कर सके हम। ठीक है, तो इसे कहा जाता है वर्ण। वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? सभी भाषाओं के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। इन वर्णों को एक सही क्रम में और एक समूह में लिख दिया जाए तो यह वर्णमाला कहलाती है। जितनी भी भाषाएं हैं बच्चों, उनके अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं और जब ये वर्ण एक सही क्रम में लिखे जाते हैं तो इन्हें कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के भेद। अब वर्ण कितने प्रकार के हैं देखते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े की वायु बिना रुके मुख से निकल जाए उन्हें स्वर कहते हैं। अब जब हम कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारी जो फेफड़े की वायु है रुकती नहीं है, वो बिना रुके मुख से निकल जाती है। कौन से हैं वो? जैसे अ, आ, ई आदि। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये मुख से सीधे निकल गए। हमारे फेफड़ों से जो वायु निकलती है वो सीधे मुख से इन ध्वनियों के द्वारा निकल जाती है, इन वर्णों के उच्चारण में निकलती है। स्वर के भेद। अब स्वर के भेद, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन शब्दों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में 4 स्वर ह्रस्व हैं। बहुत कम समय लगता है। देखिए, बोल के देखिएगा इन्हें, मेरे साथ साथ बोलिएगा। अ, इ, उ, री। कितना कम समय लगा है ना। अब आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से दुगना समय जिसमें लगता है बोलने में। हिंदी में ऐसे स्वर 7 हैं। कौन से हैं वो? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। पहले क्या था? ह्रस्व स्वर में अ, इ, उ, ये था ना। अब क्या हो गया? आ, ई, उ, दुगना समय लगा उसमें। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ स्वर से अधिक
लगभग 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम आदि। अब बच्चों पढ़ेंगे हम अयोगवाह। क्या होता है ये अयोगवाह? अंग, अह तथा संयुक्त रूप से अयोगवाह कहलाते हैं। इनका न तो स्वरों से योग कोई मेल है और न ही व्यंजनों से। ये ना तो स्वर ही है ना व्यंजन है, इसी कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहे जा सकते। तो न तो ये स्वर है न व्यंजन है। इस प्रकार अयोगवाह 3 हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, अ के ऊपर बिंदी। व्याकरण में अंग को अनुस्वार कहते हैं, इसका चिन्ह है ये बिंदी। जैसे डंक, पंख आदि। अंग। विसर्ग, अह, अ के सामने 2 बिंदी लगती है, इसे विसर्ग कहा जाता है, इसका चिन्ह ये है। जैसे अतः, पुनः आदि। अब आता है अनुनासिक, अंग, अ के ऊपर चंद्र बिंदु। व्याकरण में अंग को अनुनासिक कहा जाता है, इसका चिन्ह ये है। जैसे दांत, अ के ऊपर चंद्र बिंदु, दांत, पांच, कांच आदि। अब आता है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या हुआ था? स्वर में तो जो वायु थी फेफड़ों से सीधा निकलकर मुख से निकल जा रही थी, कोई रुकावट नहीं था। लेकिन व्यंजनों में क्या होता है? व्यंजन में वायु रुकावट के साथ मुख से निकलती है और उसको स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इन्हें कहते हैं व्यंजन। व्यंजन के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना, छूने को कहते हैं स्पर्श। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब जिन व्यंजनों का जब उच्चारण हम करते हैं, कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते वक्त जो हमारी जीभ है मुंह के अंदर के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, मतलब छूती है। इनकी संख्या 25 है। देखिए, अब अलग अलग वर्ग के व्यंजन और जीभ द्वारा कहाँ कहाँ स्पर्श होता है उसका वो बताया गया है। क वर्ग। क वर्ग के कौन से हैं? क, ख। देखिए, जीभ आप बोल के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे ये छूती है। क, ख, ग, घ, अंग। कंठ, कंठ का स्पर्श होता है। च वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ। तालु। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धा का। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। इसमें दांत का स्पर्श हो रहा है। और प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ओंठ का। ठीक है। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग का बहुत हल्का सा स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। अब ये कौन से हैं? देखिए, य, र, ल, व। बहुत हल्का सा स्पर्श करती है किसी भी भाग को। ये 4 हैं अंतस्थ व्यंजन। अब आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा की गति से मुंह में रगड़ खाने के कारण गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का मतलब ही गर्म, ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्म। इनकी संख्या भी 4 है। कौन से हैं वो? श, श, स, ह। अब स्वरों की मात्राएं। स्वर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में, जैसे आओ, आई, आए, किसी व्यंजन के साथ मिलकर, जैसे
क जमा आ तो क्या हो गया का। च जमा ई ची। अ के अतिरिक्त जब व्यंजन अन्य स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो उनका पूरा रूप नहीं लिखा जाता, बल्कि उनके निश्चित चिन्ह व्यंजन में जोड़े जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। तो उनका पूरा रूप ना लिख के क्या, उनके केवल जो चिन्ह हैं उनको जोड़ा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है मात्राएं। व्यंजनों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अन्य स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, देखिए स्वर यहाँ अ, मात्रा कोई नहीं है, मात्रा युक्त व्यंजन क, ठीक है, क में आ रहा है। अब आ की मात्रा कौन सी है, ये वाली होती है आ की मात्रा, और क में जुड़ गया तो क्या बन गया का। इ, छोटी ई की मात्रा ये है, क में छोटी ई की मात्रा की। बड़ी ये मात्रा है बड़ी ई की, क में बड़ी ई की। छोटा ऊ ये मात्रा है छोटा ऊ का, क पे छोटा ऊ कु। बड़े ऊ की मात्रा ये है इसका चिन्ह, और क में बड़ा ऊ लग गया तो कु। री ये मात्रा है, क में री लग गया तो क्री। ए की मात्रा, क में ए के। ए दो मात्राएं, क में ए की मात्रा कै। ओ ये है ओ की मात्रा, और क में ओ की मात्रा लग गया तो को। औ ये है औ की मात्रा का चिन्ह, और क में औ लगा देंगे तो कौ। र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं नीचे नहीं लगती हैं, बल्कि बीच में लगती हैं। अब देखिए कैसे, र जमा उ, र में उ देखिए बीच में लगी है मात्रा, र में बड़ा ऊ ये भी बीच में लगाई गई है। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं वो देखें। संयुक्त व्यंजन और किस संयोग से, किससे बनते हैं, किन दो चीज़ों को जोड़ के बनते हैं, ये किन दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं और उसके उदाहरण। संयुक्त व्यंजन है क्ष, क जमा षटकोण वाला श, ये बन गया क्ष, क्षत्रिय क्षण। त्र, त में र जोड़ा गया, त्रिज्या त्रिकोण। ज्ञ, ज जमा ञ, ज्ञानी ज्ञानवान। श्र, श जमा र, श्रम आश्रम। द्वित व्यंजन, जब एक जैसे दो वर्णों को मिलाकर लिखा जाता है तो उन्हें द्वित व्यंजन कहा जाता है। जैसे अध क पूरा क, अध च पूरा च, अध ट पूरा ट, अध त पूरा त, अध ल पूरा ल आदि। अब देखिए क जमा क, अध क पूरा क, चक्की पक्की। ल ल, आधा ल के नीचे हलंत, जिनके नीचे हलंत लग जाता है वो आधे हो जाते हैं स्वर। ये हो गया अधल पूरा ला, इसमें आ की मात्रा, हल्ला बल्ला। च जमा च, सच्चा बच्चा। त अधता पूरा त, गत्ता पत्ता। अब आए बच्चों अतिरिक्त व्यंजन, अड़ अढ़। अतिरिक्त व्यंजन हैं, ये व्यंजन किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। जैसे छड़, जोड़, लड़की, गाढ़ा, लड़ाई, कड़ा, पढ़ाई, चढ़ाई, बूढ़ा, टेढ़ा, काढ़ना आदि। आया समझ में। आप देखते हैं र का प्रयोग कैसे होता है। स्वर सहित र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। जैसे क म, क जमा म जमा र जमा अ, कमर। तो र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, स्वर सहित जो र होता है। भा जमा र जमा अ जमा त, भारत।
जब र स्वर रहित होता है, अब देखिए ये तो स्वर सहित था, अब जब स्वर रहित होता है वो, तो वह अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ये होता है उसका चिन्ह। कैसे लगाया जाता है देखिए, धर्म, ध जमा र जमा म। अब इस र में स्वर नहीं है, ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा, ध और अगला स्वर जो म है उसके ऊपर लग गया ये चिन्ह, तो हो गया धर्म। क जमा र जमा म, कर्म। द जमा र जमा श जमा न, दर्शन। जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में लगाया जाता है। जैसे अब देखिए, किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद जब आता है र, क, अब इसमें कोई स्वर नहीं है, इस क में स्वर रहित है ये व्यंजन, र म, तो ये कर्म नहीं हुआ, ये हुआ क्रम। इसमें क्या लग गया, देखिए खड़ी पाई के साथ पदेन लगता है, ये वाला निशान, ठीक। परण प्रण, चकर चक्र। ट तथा ड के साथ र का प्रयोग पदेन के रूप में किया जाता है। जैसे अब ट और ड के साथ जब र का प्रयोग होता है तो कैसे होता है, ट जमा र जमा क, तो ये वाला पदेन लगेगा, ठीक है। ट्रक। रा जमा पेट कटा श जमा ट जमा र, राष्ट्र। ड जमा र जमा म, ड्रम। आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे बच्चों वर्ण विच्छेद, ठीक है। वर्णों को क्रम से अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अब वर्णों को एक क्रम से अलग अलग कैसे लिखा जाता है, उनका विच्छेद कैसे किया जाता है। पुस्तक, प जमा उ, ठीक है, प में उ की मात्रा है तो प जमा उ जमा स, आधा स है, जमा त और त के साथ अ, जमा क जमा अ, ये हो गया पुस्तक। शंख, श जमा अ अंग, श जमा अंग जमा ख जमा अ, शंख। सूर्य, स जमा उ जमा र जमा य। ड्रम, ड जमा र जमा म जमा अ, ड्रम। तो बच्चों चलो अभ्यास करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा वो हमें कितना समझ में आया, आइए देखें। निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। अनुस्वार का मतलब एक बिंदी लगती है और अनुनासिक चंद्र बिंदु लगता है। यहाँ क्या लगेगा, चांद, अनुनासिक। रंग, अनुस्वार लगा। पतंग, ऊंट, मूंगफली, मांद। पंख, तिरंगा, आंधी, शंख। कांटा, चांटा, डांटा, सब अनुनासिक। आंगन, आंवला। आंवला। कंगन, मंजन, सिंदूर, बंदर, अंगूर। अंगूर, ठीक है। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। अब ये संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, इनके दो दो शब्द बनाएंगे। क्ष, पहला आया क्षत्रिय, क्षत्रिय। क्षत्रिय। क्षमा, ठीक है। त्र, त्रिकोण, त्रिकोण। और त्रिभुज, त्रिभुज। ज्ञ, ज्ञानी,
और जिज्ञासु या जिज्ञासा, जिज्ञासा। श्रव, श्रमिक, श्रावण। अब है स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर ये अभी आपने पढ़ा है, तो आप अच्छे से इसका समझ गए होंगे, इसका मतलब भी समझ गए, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो इसे आप स्वयं स्पष्ट करेंगे। तो इस पाठ का यही अंत करते हैं और आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इस पाठ का अध्ययन कीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।